आज बाज़ार को थोड़ा हम लेट पढ़ रहे हैं, लेकिन फटाफट से पढ़ते हैं कि एफ आईज डी आईज कल क्या कर गए थे और ग्लोबल इंडिसेस किस तरह की हैं। और एफ आईज डी आईज दोनों ने कल ख़रीदारी की, लगभग 2100 करोड़ की बाइंग दोनों ही कर गए हैं। डी आईज परसों नेट सेलर थे, तो कल उन्होंने बाइंग कर ली है। एफ आईज पिछले कुछ दिन पहले तक नेट सेलर थे, अब लगातार पिछले कुछ दिन से बाइंग कर रहे हैं। तो चलो दोनों ही इंस्टीट्यूशन साइड से जो पार्टिसिपेशन है वो पॉजिटिव है। एक बार नज़र डाल लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस पर। तो डाउ हरे निशान में बंद हुआ, करीब आधा फीसदी। शंघाई और हैंसेंग यहाँ पर लाल निशान बना हुआ है, करीब आधा % दोनों ही इंडिसेस नीचे हैं। निकाई बिल्कुल फ्लैट है विद पॉजिटिव बायस। डॉ कोस्पी में लाल निशान बना हुआ है, करीब 1/4% नीचे गिरा हुआ है। एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं, कौन से आज के शेयर्स हैं जो कि टॉप गेनर्स की लिस्ट में है। तो केन्स यहाँ पर करीब 5.5% की बढ़ा देखने के लिए मिल रही है। बॉम्बे बर्मा करीब 5.25%। एवलॉन करीब 5% ऊपर है। जीएमआर पावर यहाँ पर करीब 5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। वीआरएल लॉजिस्टिक की यहाँ पर करीब 5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। कौन से ऐसे काउंटर हैं जिनमें कि वीकनेस बनी हुई है, तो एक बार नज़र डालते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पर 4% नीचे है। ईडलवाइज करीब 2.5%। एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज 2%। विनस पाइप 2%। नायका करीब 2% नीचे है। तो ये कुछ एक काउंटर यहाँ पर कि आज अभी नेगेटिविटी बनी हुई है। सर, कुछ एक ग्लोबल खबरों पर भी नज़र डालते हैं, फिर दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू करेंगे। ग्लोबल खबरों पर नज़र डालें तो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो हैं दो हैं। चीन जापान के बीच में चिप उपकरण को लेकर थोड़ी सी एक टेंशन बढ़ती जा रही है, और दूसरा इजराइल हमास। पहले मैं सर चीन जापान की बात करूंगा, जहां पर कि चिप के उपकरण को लेकर जापान उपकरण सप्लाई करता था, वो चीन को नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से चीन ने उनको बोला कि हम इसके इकोनॉमिक आपको आउटकम देखने पड़ेंगे। सर, ये चिप का जो माहौल है ग्लोबल फ्रंट पे बड़ा टेंशन वाला बनता जा रहा है। ऐसे में जो इंडियन चिप कंपनीज हैं, हमने ऑलरेडी देखा 4 गुना हो चुके हैं ये दोनों ही कंपनी, मोस्टचिप, एएसएम टेक जैसी कंपनीज, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं करती हैं लेकिन उस सेगमेंट से जुड़ी हुई हैं। मोस्टचिप जो कि 68-70 रुपये का था, 240 पर चल रहा है। एएसएम टेक जो 400 रुपये का था, 1500-1600 चल रहा है। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक साल में ही हुआ है इन दोनों ही शेयरों का इस तरह का रिटर्न। सर, क्या करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडियन के हिसाब से तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। तो अभी ये जैसे अगर किसने लोअर लेवल पे लिया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट ओवरऑल अपना जो मार्केट है वो धीरे धीरे स्लोली इस मार्केट के अंदर ग्रोथ को कैप्चर किए हुए हैं। धीरे धीरे स्लोली और ग्रोथ इसके अंदर अपने मार्केट के अंदर को देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो न्यूज है वो थोड़ी सी नेगेटिव नेस अपने को ग्लोबल फ्रंट के ऊपर दिख रही है। हो सकता है कि कुछ इम्पैक्ट अपने यहाँ पे भी इसके कारण से देखने को मिले, बट ओवरऑल अपना जो मार्केट है वो एक ग्रोथ के लेकर जी, पॉजिटिव है, और अपन एक्सपेक्ट करें कि आगे भी इसमें ग्रोथ रहेगी। बट अगर शेयर की भाव करें तो नीचे के लेवल से एक अच्छी खासी जो उसके अंदर आपको रैली देखने को मिली है। तो जी, ये मार्केट वैसा ही है कि यहाँ पे चर्निंग होगा तो यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर बिल्कुल। किसी ने नीचे के लेवल से लिया है तो डेफिनेटली 50% एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वापस से लोअर लेवल मिलेगा तो वापस एंट्री बना लेना चाहिए। जी, बाकी ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। अगर यहाँ से किसी का नजरिया लॉन्ग टर्म है और यहाँ से अगर कोई बेचना नहीं चाहता है तो फिर डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। जी। दूसरी खबर सर, इजराइल हमास को लेकर, जहां पर कि युद्ध विराम हो सकता है। अभी तक तो ग्लोबली प्रेशर पड़ रहा था इजराइल और हमास दोनों पर कि आप युद्ध ख़त्म करें, लेकिन अब इजराइल में खुद जो लोग हैं उन्होंने आंदोलन कर दिया सरकार के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि युद्ध ख़त्म करो, हम इस तरह की ब्रूटैलिटी हमास की देख नहीं सकते। और काफ़ी बड़ा एक आंदोलन वहाँ पर हमास युद्ध के खिलाफ चल रहा है, और उन्होंने सरकार पर प्रेशर बनाने कि अब सीज़ फायर करो, बहुत हो चुका है। सर, हमने देखा कि जब इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ था तो रेड क्राइसिस सी में जो प्रॉब्लम था वो एक शुरू हो गया था, तो उसकी वजह से जो शिपिंग रेट थे वो थोड़े बढ़ गए थे। शिपिंग कंपनीज ने पैसा भी खूब बनाया। क्या लगता है सर, शिपिंग कंपनीज चलती रहेंगी उसी तरह से? आपका व्यू सर, शिपिंग कॉरपोरेशन, जी शिपिंग जैसी कंपनीज पर? नहीं, देखिए थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर आएगा, बट ओवरऑल एक बार रेट बढ़ जाने के बाद भी वापस वो एक साथ में डाउन साइड जो है वो नहीं आते। तो वो जो ग्रोथ थोड़ी सी जो स्पाइक है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, बट
वैसे ही चलते रहने की उम्मीद अभी तक तो है। थोड़ा बहुत एक माइनर सा जो है डिप अगर कहीं पे मिलता है तो वो एक अलग बात हो जाती है। और ये जैसे कि आपका आंदोलन की बात है, तो दोनों बाजू से वो युद्ध चलता है, तो दोनों नेशंस के लिए जो है कहीं ना कहीं पे इकोनॉमिकली क्राइसिस होता है और लंबा युद्ध चलता है। तो फिर वो कहीं ना कहीं पे बाकी ग्लोबल में भी एक ग्लोबल फ्रंट के ऊपर भी एक वीकनेस जो है अपने को क्रिएट होती हुई दिख रही। बट ह्यूमन नजरिए से देखें तो ये चीजें भी आगे जाके धीरे धीरे उसको कम करना पड़ेगा। बट अभी तक के हिसाब से हो सकता है कि ये वहाँ की पब्लिक ने आंदोलन की और ये पॉलिटिकल नजरिया भी हो सकता है। तो अगर ये हो जाता है तो वेल एंड बेटर है बाकी इंडस्ट्री के लिए और वर्ल्ड के लिए। अच्छा है कि बाकी जो इंडस्ट्री है वहां से उनको वापस से पिकअप अपने को देखने को मिल सकता है। तो बट अभी जो शिपिंग के हिसाब से देखें तो अभी ऐसा कोई इम्पैक्ट फिलहाल अभी ऐसा कोई इम्पैक्ट देखने को अपने को नहीं मिल रहा है। जो है व्यूज वो इंटैक्ट ही चल रहे हैं और आगे भी जी लगता है कि वो जो है थोड़ा बहुत अगर होता है तब उसमें एक थोड़ा माइनर सा जो है पॉस्ट टाइप का थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। बट अभी तक व्यूज इंटैक्ट है। शिपिंग इंडस्ट्री यहाँ से भी अपने को लगता है कि वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। जी। हमारे साथ इसी बीच में एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, मिस्टर ब्रजेश एल, आईडीबीआई कैपिटल्स के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड हैं। ब्रजेश सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विवेक। सर, कैसे देख रहे हैं मार्केट को? थोड़ा सा साइडवेज होता जा रहा है 25,000 के बाद। शेयरों ने चलना थोड़ा कम कर दिया है, इंडेक्स में ही थोड़ा मूवमेंट है और इंडेक्स भी बहुत संभल कर चल रहा है। आपके इस साल के इंडेक्स के टारगेट क्या हैं सर? और अगले 1 या 2 महीने कैसे देख रहे हैं आप, विद द पॉजिटिव बायस्ड और विद द नेगेटिव बायस्ड? मॉर्निंग विवेक। सो नेगेटिव बायस तो नहीं, डेफिनेटली, और लिमिटेड पॉजिटिव बायस। सो कैसे होगा कि जो निफ्टी में जो मूव बना है, तो अभी तो हम स्टार्ट ऑफ द मंथ पे हैं, तो कहीं ना कहीं 26,000 के आसपास का व्यू है। जो लोग तेजी कर रहे हैं, जो डेरिवेटिव्स डेटा जो बता रहा है उसके हिसाब से 26,000 के आसपास मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। बट देन आप इमीडिएटली ये वीक की अगर आप बात करो तो मुझे लगता है कि 25,500 और से 25,600 ये एक अपसाइड का एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अगर यहाँ से तेजी आती भी है तो 200-250 पॉइंट से ज्यादा फिलहाल मुझे बड़ा मूव नहीं लग रहा है। और नीचे 25,000, तो ये 25,000 और 25,500, ये 500 पॉइंट्स का रेंज मुझे लग रहा है कि निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। नेगेटिव बायस नहीं है बाय एनी चांस। अगर हमको हम अब अगर 25,000 के नीचे बहुत स्ट्रांगली अगर नेगेटिव क्लोज मिलता है, तो फिर हम लोग सोचना चालू करेंगे कि यहाँ से कुछ रिवर्सल आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो इमीडिएट सपोर्ट तो 25,000 के आसपास है, वो 25,000 ब्रेक करने दीजिए, तब तक व्यू नहीं है। थोड़ा माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है जहां पे वो 25,000 के आसपास आ सकता है। बट अगर उसको ब्रेक करता है, वीकली क्लोज मिलता है 25,000 के नीचे, तो फिर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग या फिर हमारे जितने पोजीशन है उसमें हमारे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करूंगा। जो टेक्निकल ट्रिगर 25,000 करेगा, लिमिटेड अपसाइड है, 200-250 पॉइंट का ही अपसाइड देख रहा हूँ। और पूरे साल का तो काफी लंबा टाइम है, 2-3 महीने मुझे लगता है थोड़ा कूल ऑफ होगा। एग्रेसिव तेजी शायद देखने को नहीं मिले। जी और नॉर्मली अक्टूबर मंथ में प्रॉफिट बुकिंग आता ही है, एंड एफआईआई अपने पोजीशंस थोड़े हल्के भी करते हैं। देखते हैं कैसे होता है। बट 25,000 का लेवल में सपोर्ट लेके मान के चल रहा हूँ। जब तक 25,000 होल्ड कर रहा है वो व्यू पॉजिटिव रहेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं सुनील मीना जी, उन्होंने लिखा है कि निफ्टी 50 का 51,300 का कॉल इन्होंने 368 रुपये में लिया हुआ है, 26 सितंबर का ही है। सर, 51,300 निफ्टी का लिया हुआ है आपने, बैंक निफ्टी का लिया हुआ है? सुनील जी, मैं आपसे थोड़ा करेक्ट कराना चाहूँगा, आप इसको करेक्ट कर दीजिए। लेकिन ब्रजेश सर, अगर इन्होंने, मैं मान लेता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा 51,000 के आसपास है, निफ्टी तो अभी आधे लेवल पर भी नहीं है उसके। 51,300 का अगर किसी ने निफ्टी, बैंक निफ्टी का कॉल लिया हुआ है इस मंथ का, कैसे देख रहे हैं सर, प्रॉफिट बन पाएगा क्या? मुश्किल है, काफी मुश्किल है, क्योंकि होगा क्या, पहले पहले बात तो ये समझ के चले कि 51,500 का जो लेवल है वहां पे बहुत सारे राइटर्स हैं जो पोजीशंस अपने शॉर्ट में बना के रखे। कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव है। मान के भी लेते हैं कि वो उन्होंने मंथली एक्सपायरी लिया है, तो उनका जो टाइम डिके है, टाइम वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम उसमें घटता जाएगा। वो मान के चलते हैं कि मंथ एंड को 52,000 पे क्लोज भी आता है, लेकिन उनका वो कॉस्टिंग, वो काफी जो प्रीमियम उन्होंने काफी हाई पे किया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो जी
प्रीमियम डिके होने का इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और बैंक निफ्टी चलता भी है तो भी उनको बहुत मुश्किल होगा इसमें। बैंक निफ्टी को क्या करना विवेक जी, इसको 2000 2500 पॉइंट का एक मूव देना पड़ेगा। ऐसे कुछ ऐसा एग्रेसिव मोमेंटम आएगा तो वो पैसे बनेंगे, नहीं तो उनके पैसे बनने के चांसेस काफी कम है। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी फ़ोन लाइन पर हैं। मोहित जी हैं लुधियाना से। मोहित जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। जी मेरे पास कोल इंडिया के 500 स्टॉक्स हैं 152 के प्राइस पे, तो मैं अगले 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। वेरी नाइस सर, आप तो मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी ले चुके हैं। महेश सर, कोल इंडिया 500 शेयर हैं इनके पास 152 रुपये के, अभी क्या करना चाहिए इनको? नहीं, डेफिनेटली यहाँ से भी होल्ड है। और जिस हिसाब से काम करे डिविडेंड पे, ये इनका अगर इन्होंने काफी टाइम 152 के लेवल से लिया है तो अच्छा खासा डिविडेंड भी आगे भी मिल चुका रहेगा। तो इनका कॉस्ट जो है बहुत कम हो चुका रहेगा या नो कॉस्ट जोन में भी आ चुके रहेंगे। तो यहाँ से भी ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव है। अगर टेक्निकल टर्म्स में भी देखें तो 478 के ऊपर क्लोजिंग अगर देता है वीकली क्लोजिंग बेसिस या मंथली क्लोजिंग बेसिस, तो ये कहीं ना कहीं पे वीक होगा। अभी तक ट्रेंड पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। अगर इनका व्यू 2 साल का है तो होल्ड करिए। मिनिमम टारगेट जो यहाँ से भी है 650 से 700 तक के लेवल जो है अभी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यस, बाकी आपको जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है, बाकी अपडेट्स है, वो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से आपको होल्ड करना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने काफ़ी खास सवाल पूछा है। संबित पटनायक जी हैं, इन्होंने मझगांव डॉक पर सर सवाल पूछ रहे हैं। 5100 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर बाय किए हुए हैं। 1 साल का इनका टारगेट है कि 1 साल का व्यू है, ये रख सकते हैं। क्या करना चाहिए ब्रिजेश सर? काफी सारे लोग हैं जिनके पोजीशंस मस्गांव डॉक में है। तो अभी रिसेंटली हम सभी को पता है कि आईसीआईसीआई का एक रिपोर्ट आया था जहाँ पे उन्होंने उसको डाउनग्रेड किया था। उसके बाद काफी स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला। थोड़ा सा मुश्किल है। 50 दिन का जो मूविंग है 4850 के आसपास आता है, तो उतना पुल बैक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहां पे मेरा मानना है कि वो पोजिशंस रिव्यू करे। ये जो मजगांव डॉक या फिर जीआरएससी, ये सब जो स्टॉक्स है, इसमें फिलहाल एक हाल ही में करेक्शन देखने को मिले थे। पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो बाउंस में 4800 4900 का लेवल आना चाहिए, वहां पे एक वो पोजिशन रिव्यू कर लेना चाहिए। जी सर, इन ये 7% ऑलरेडी ऊपर है काउंटर। महेश सर, आपका क्या व्यू है सर मझगांव डॉक पर? और इनका दूसरा सवाल सर एचएएल पर भी है, क्योंकि एचएएल में इनके पास थोड़े ऊपर की पोजीशन के शेयर हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या करना है। 1 साल का व्यू है सर। एचएएल में आज ऑर्डर भी मिला है सर। मैं इस ऑर्डर को भी एक बार पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। करीब 26,000 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है। हालांकि एचएएल को ऑर्डर जो मिलते हैं वो बड़े ही मिलते हैं, क्योंकि काम भी बहुत बड़ा करते हैं, एरोप्लेन से जुड़े हुए ही काम करते हैं। और ये एरो इंजन के लिए इंडियन एयरफोर्स से ही इनको ऑर्डर मिला है। 240 एरो इंजन बनाने का ये ऑर्डर है। 26,000 करोड़ रुपए का। इनकी जो लास्ट ईयर की ऑर्डर बुक इन्होंने क्लोज की थी वो 94,000 करोड़ रुपए की थी। उसमें 26,000 करोड़ का ऑर्डर और ऐड हो गया। महेश सर, कैसे देख रहे हैं एचएएल और मझगांव डॉक को? देखिए, एचएल में स्पेसिफिक एचएल की बात करें तो फंडामेंटली बढ़िया काउंटर लगता है। और अगर इनका व्यू 1 साल है तो मेरे हिसाब से आराम से होल्ड कर सकते हैं। और कंपेयर टू बाकी सारे काउंटर, एचएल है, एक बीएल है, 2 काउंटर में हमारा कंफर्ट जो है ये सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में थोड़ा ज्यादा है। तो एचएल, यस, आप ऑलरेडी आज शायद मेरे हिसाब से 1-2 दिन पहले आज कोई बड़े ब्रोकिंग हाउस का रिपोर्ट भी आया था। तो एचएल, यस, आप होल्ड करिए। एचएल में मुझे यहाँ से कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। और आने वाले टाइम में आपको एचएल जो है हो सकता है कि 6,500 से 7,000, 7,500 तक के लेवल भी अपने को देखने को मिलेंगे। ऑर्डर बुक काफी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, काफी स्ट्रांग है। रिजल्ट भी जो आएंगे वो काफी अट्रैक्टिव आएंगे। और गवर्नमेंट का फोकस जो है डिफेंस के ऊपर अच्छा खासा है। तो एचएल, यस, आप यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। मजगांव डॉकयार्ड जो है सिमिलरली वैसा है कि काफी जो रन है वो नीचे के लेवल से काफी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे कंफर्ट थोड़ा कम आ रहा है। तो ये अपर साइड में जैसे अगर एग्जिट करके दूसरे काउंटर में स्विच करे, या तो या फिर उसी काउंटर को जैसे अपनी कॉस्ट के करीब करीब आवे तो एग्जिट करे तो ज्यादा बेटर है।
बट एचएल में हमारा कंफर्ट जो है वो ज्यादा है। एचएल में लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड किया जा सकता है, कोई दिक्कत दिखाई नहीं से दे रही। हो सकता है कि भी आपका जो मझगांव डॉकयार्ड है उसको आपके भाव के करीब करीब आए तो उसको एचएल में शिफ्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, तो वो एचएल में कंफर्ट ज्यादा है कंपेयर टू मझगांव डॉकयार्ड। महेश सर, तो मझगांव डॉक चूंकि आज 7% ऊपर है, एच भी आई थिंक इनका हायर प्राइस के ही हैं, तो कुछ किसी काउंटर पर एवरेज करना हो तो कौन सा बेटर है? एचएल मेरे हिसाब से हमारे को एचएल में कंफर्ट जो है वो अच्छा है। मझगांव डॉकयार्ड में एक टेक्निकल जो टर्म्स है वो भी आपको 5250 5400 के ऊपर वो टेक्निकल टर्म पे भी काम करेगा, उसके बाद में शायद हो सकता है फर्दर कोई रैली दिखाई दे। बट अभी के हिसाब से जो काउंटर में है ऊपर के लेवल से आप देखिए 5700 के लेवल से काफी वीकनेस दिखाई दी है। तो ये एक अब रेंज बाउंड जो है ये जैसे इन्होंने बताया कि भी 4800 4850 के ऊपर ब्रजेश जी ने जैसे मेंशन किया उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो जी एक बार के वापस से 5200 के चांसेस बनेंगे। बट अभी के हिसाब से जी लगता है कि वो रेंज के करीब करीब ये आवे और या 4400 से 4800 की रेंज में थोड़े दिन इसको ट्रेड करें। और जी बाकी तो वेट एंड वॉच है कि भाई और कुछ बिल्कुल। फर्दर आउटकम या फर्दर पॉजिटिव चीज अगर इसमें आती है तो अपन इसको देख सकते हैं। फिलहाल एचएल में कंफर्ट कंपेयर टू मझगांव डॉकयार्ड ज्यादा है सर। बिल्कुल, तो एच में कंफर्ट ज़्यादा है। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, महेश जी हैं। महेश जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल है सर कि मोबाइल का सर मैंने 400 के रेट पर 2200 शेयर ले रखे हैं और सर ये शेयर सर गिरता ही जा रहा है, इसमें क्या करे सर? होल्ड करे या प्रॉफिट लॉस बुक करके निकल जाए? जी 1 महीने का सर भी है। सर, इतना क्यों घबरा रहे हैं? मतलब 390 तो चल रहा है, हालांकि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए आपको थोड़ा शायद ज़्यादा डर लग रहा होगा। ब्रजेश सर, डरने की ज़्यादा ज़रूरत है क्या मॉइल में? क्योंकि इनकी खरीद से 10 रुपये नीचे है, लेकिन 2200 क्वांटिटी है, तो इनको लॉस शायद 22,000 रुपये इनके ऐप में दिखा रहा होगा। विवेक जी, वो उनका टाइम फ्रेम थोड़ा सा टाइट है, तो 1 महीना का नजरिया अगर वो नहीं रखते, अगर 2-3 महीने के नजरिए से अगर होल्ड करते हैं 450 प्लस, अगर आप मॉइल का डेली चार्ट अगर देखते हो प्रिसाइसली आज 200 दिन की मूविंग एवरेज पे वो स्टॉक आ चुका है। हालांकि यहाँ पे जो भी नए बंदे जिनको लेना है वो ले सकते हैं यहाँ पे। और जो अगर हम बाउंस की भी बात करते हैं, जो 200 बेसिकली 200 SMA के पास आता है, तो 50 डे का बाउंस हम पुल बैक के नजरिए से देखते हैं तो 470 का लेवल है, 470। तो मुझे लगता नहीं कि उनको उनका तो डेफिनेटली रेट आ जाएगा। अब सिर्फ इतना है कि 1 महीने में आएगा कि 2 महीने में आएगा, ये थोड़ा मुश्किल है। बट अगर वो होल्ड करते पोजीशन तो उनको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। जी और सर तो लगभग मतलब 3 महीने तक होल्ड करें तो प्रॉफिट में हो आप जाएगा? कर लीजिए 450 के ऊपर तो डेफिनेटली जाएगा, फिर आप रिव्यू कर लीजिए आपका पोजीशन। जी ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू सर। जी कुछ एक और खबरें भी फटाफट से लेते हुए चलते हैं। वेदांता में 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। 10 सितंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है। महेश सर, वैसे तो हम देखते हैं कि वेदांता अक्सर बड़े बड़े ही डिविडेंड देती है। इस बार भी 20 रुपये का डिविडेंड दिया है और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने एक बड़ा डिविडेंड दिया और हिंदुस्तान जिंक की में इनकी ये पेरेंट कंपनी है। फिर वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता PLC है, जहां पर ये अल्टीमेटली डिविडेंड जाना है और जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी डिविडेंड का फायदा मिलेगा। सर, कैसे देख रहे हैं वेदांता में, क्या ट्रेड करें आप? नहीं, ऑलरेडी 15 रुपए का जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 15 से 20 के अंदर ही था, लोअर रेंज में 15 रुपए था, तो इन्होंने 5 रुपए जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से 5 रुपए ज्यादा डिविडेंड मेरे हिसाब से डिलीवर किया है। ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है और रेट कट वगैरह के हिसाब से मेटल के अंदर अभी जो है ध्यान थोड़ा पॉजिटिव बैठ रहा है। हालांकि चाइना के अंदर से थोड़ी सी खबर आई थी, उसके कारण से ये मेटल जो है थोड़े से ये वीक में नेगेटिव बायस में ट्रेड करे, बट ओवरऑल व्यू जो है मेटल्स के लिए पॉजिटिव है। वेदांता के लिए, वेदांता की स्पेसिफिक बात करें, अगर ये 470 टू 474 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो फर्दर 485 500 तक के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं और 448 का के करीब एक स्टॉप लॉस रख के इसमें चलेंगे। तो जी व्यू मेटल्स की डेफिनेटली यहाँ से पॉजिटिव बन रहा है। जी कुछ और बड़ी खबरें जिनको कि फटाफट से लेते हुए चलते हैं। EV पर सब्सिडी का ऐलान हो सकता है इस मंथ के मिड में या एंड में। फेम 3 की घोषणा इस महीने हो सकती है। फेम 3 के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे उन पर सब्सिडी मिल सकती है। अगर हम देखें तो फेम
3 से पहले फेम 2 चल रहा था, जिसमें कि FY20 से लेकर FY24 तक सब्सिडी रही और ये 11,500 करोड़ रुपए सरकार ने इस पर सब्सिडी दी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, जिसकी वजह से हमने देखा था कि जो करीब 13,21,800 व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक के इस फेम 2 सब्सिडी के तहत फ़ायदा उठा पाए थे। मार्च 2024 तक ये फेम 2 सब्सिडी जारी रही थी, लेकिन उसके बाद इसको 500 करोड़ रुपए के और एक्स्ट्रा आउटले के साथ इसको जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये जुलाई में फेम 2 समाप्त हो गया। फेम 3 की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को इंसेंटिवाइज किया जाए, सब्सिडाइज किया जाए, सो दैट कि वहाँ पर लोगों का ज़्यादा फोकस बढ़े। ब्रिजेश सर, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, टीवीएस और एक कंपनी है वार्ड विजार्ड जैसी कंपनीज, इन सभी में कोई आपको कंपनी लगती है कि ईवी में अच्छा कर सकती है? चार्ट के पर्सपेक्टिव से मुझे टाटा मोटर्स में मैं काफी बुलिश हूँ। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और ये अपना हीरो होंडा। सो मुझे लगता है ये तीनों सेक्टर में काफी अच्छे मोमेंटम देगा। हालांकि पिछले काफी महीने पहले ऑटो एक जो पैक था जो काफी लीडरशिप में रहा है, मुझे लगता है वो मोमेंटम वापस पिकअप होगा, स्लोली होगा। अगर मार्केट में थोड़ा सा जो साइडवेज मोमेंटम के चलते प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन टाटा मोटर्स का हमें लगता है कहीं ना कहीं 1150 के आसपास का टारगेट टाटा मोटर्स में है। हीरो होंडा में भी मुझे लगता है यहाँ से एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। तो 10 से 15% का मूव अगले 3 से 4 महीने में मुझे लगता है हीरो मोटर को तो हमें देखने को मिल सकता है। वही व्यू हमारा बजाज ऑटो में भी है, जहाँ पे करीब करीब 10% का मूव हम नियर टर्म में हम बजाज ऑटो में भी देख रहे हैं। तो ये तीनों टेक्निकली मैं कन्विंस हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है और ये इंडस्ट्री ये ऑटोपैक्स में अगर मोमेंटम देखने को मिलता है, तो टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो होंडा इन स्टॉक्स में आपको अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, गुरमुख सिंह जी। गुरमुख जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर यूनी कॉमर्स ई सोल्यूशन के मेरे पास 300 शेयर हैं, 220 के भाव पे लिए हुए हैं सर। क्या करना चाहिए? 5 to 6 मंथ होल्ड कर सकता हूँ सर। जी, यूनिकॉमर्स, महेश सर, इस काउंटर को देखते हैं कि आप 300 शेयर इनके पास 220 के, क्या करना है सर? नहीं, रिसेंटली लिस्टेड काउंटर है और ग्रोथ वाइज जो कंपनी का डेटा है वो बढ़िया है। हाँ, काफी दिनों से ट्रैक नहीं किया है, बट जो पुराना ट्रैक है उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि कंपनी की ग्रोथ जो है आने वाले टाइम के अंदर भी अच्छी लग रही है। और अगर इनका व्यू थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर इसको डेफिनेटली आप होल्ड करें, यहाँ से भी आपको अच्छे रिटर्न जरूर देगा। रिसेंटली लिस्टेड है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, रिजल्ट्स कैसे आते हैं, आउटलुक आउटकम कैसे आते हैं, तो थोड़ा टाइम दीजिएगा। और इसको अगर आपने लिया है तो कंपनी डेफिनेटली बढ़िया है, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड जो रिजल्ट्स थे वो काफी बढ़िया थे, तो यहाँ से फिर वो उसके हिसाब से होल्ड किया जा सकता है। जी, कुछ एक सरकारी कंपनियों पर खबरें और भी हैं। HAL पर हमने डिटेल में बात की थी कि 26,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला और इसमें जो इंडियन एयरफोर्स से 240 एरो इंजन के लिए ऑर्डर मिला है। महेश सर ने इस पर राय भी दी कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है और ये अच्छे ऑर्डर्स हैं और HAL पर सर पॉजिटिव भी हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट खबर जिस पर कि हमारे ज़्यादातर दर्शक डेली सवाल पूछते हैं, इरिडा में भी एक खबर है कि FY25 में, यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में 25,000 करोड़ रुपए कंपनी डेट के जरिए जुटाने की योजना बना रही है, 4500 करोड़ रुपए इक्विटी के जरिए जुटाने की प्लान कर रही है। फंडिंग अगले 2 से 3 महीने में ही पूरी कर ली जाएगी। महेश सर, कैसे देखें इरिडा को? नहीं, इरिडा काफी एक शॉर्टर टर्म में अच्छा खासा रनअप हो चुका है, तो उसके हिसाब से एक कंसोलिडेशन जोन में जो है वो आ चुका है। अब यहाँ से एक फर्दर अगर इनके कोई भी फर्दर न्यू ट्रिगर आएंगे, अब ये फंड रेजिंग का प्लान है या बाकी सारी चीजें वो मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर कर दी है। अब यहाँ से जो रिजल्ट आएंगे उसको वेट एंड वॉच कर रहा है मार्केट, या जो इनको फंड रेजिंग का प्लान है वो कौन से मोड से करते हैं वो देखेंगे। तो ये अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्टडी में चला गया है। फर्दर टेक्निकल भी देखें तो 228 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर ये वीकनेस भी बन सकती है, बट ये ना तो उसके नीचे क्लोज दे रहा है, ना ये फर्दर अपसाइड के लेवल जो है वो मेंटेन कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया है और यहाँ पे एक मार्केट को इनके नए ट्रिगर के लिए वेट एंड वॉच जो है इरेडा में दिख रहा है। बिल्कुल।
एनएमडीसी सर, यहाँ पर अगस्त में आयरन ओर के उत्पादन में करीब 10% की गिरावट देखने के लिए मिली है। अगस्त में जो आयरन ओर का उत्पादन है वो 3.4 मिलियन टन से गिरकर 3.07 मिलियन टन रहा। ब्रिजेश सर, कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट सर? एफ&ओ का भी शेयर है ये तो। फिलहाल तो विवेक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो मुझे लगता है ये 200 का जो लेवल है वो नियर टर्म में शायद ये रिटेस्ट होगा। तो शॉर्ट पोजीशंस बने हैं इसमें। सो मुझे लगता है कि थोड़ा और पेन देखना होगा। 200 के आसपास उम्मीद है कि शायद यहाँ पे सपोर्ट ले, बट डेफिनेटली यहाँ से 15 रुपए का और एक करेक्शन है इसमें। तो जिनके भी पोजीशन है वो 200 के आसपास इसको रिव्यू करे, और जिनको भी नया लॉन्ग तेजी करना है वो 200 के आसपास फिर से इसमें नया एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल। एक और खबर स्टरलाइट टेक में, जहां पर कि कंपनी ने डीएमसी, इनके साथ एक कंपनी थी डीएमसी जिसके साथ इनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, इसको इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया है। केवल इनको $4,67,000 का क्लेम इन्होंने सेटल कर लिया। ये क्लेम काफ़ी बड़ा था लेकिन इन्होंने थोड़ा कम अमाउंट में ही सेटल कर लिया है। लेकिन अब चूंकि इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये है कि इनका जो जुलाई में इन्होंने एक शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से एक अप्रूवल ली थी कि ग्लोबल सर्विस कारोबार को लिस्ट कराने पर काम चल रहा है इनका, तो वहाँ का रास्ता थोड़ा सा खुलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो इनके ऊपर लिटिगेशंस थे या जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको ये सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। महेश सर, स्टरलाइट टेक कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, काउंटर जो है स्पेसिफिक अपन चार्ट के हिसाब से देखें तो काफी वीकनेस जो है वो दिख रही है। तो यहाँ पे अगर ये फर्दर 145 148 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक उसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल है। ट्रेंड जो है पॉजिटिव हो नहीं रहा है, काफी टाइम से वो जो लेवल है वो रेसिस्टेंस में जा ही नहीं रहा, और ये एकदम वीकनेस में बना हुआ है। हालांकि जो न्यूज है वो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे एक फर्दर वीकनेस जो है अभी तक काउंटर में बनी हुई है। तो जब तक वो वीकनेस क्लियर नहीं होती है तब तक इसको वेट एंड वॉच ही करेंगे। फर्दर दूसरे जो अपडेट्स है उसको ध्यान में रखेंगे ज्यादा बेटर है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।